हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है सेंटेंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो सेंटेंस होते क्या है? सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सार्थक शब्दों का सार्थक समूह, मतलब यूजफुल वर्ड्स का यूजफुल मीनिंग में के ऑर्डर में रखना ही सेंटेंस होता है। अर्थात जैसे यूजफुल वर्ड को यूजफुल मीनिंग में कैसे रखते हैं, जैसे यहां पे हमने आपको दिया दिस इज अ पैट। इस सेंटेंस में सारे वर्ड यूजफुल हैं, सारे वर्ड्स की एक मीनिंग निकल रही है, लेकिन अगर इनके सार्थक क्रम में ना रखें, एक सही क्रम में ना रखें तो क्या निकलेगा? दिस कैट ए इज, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी ना। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी भी सार्थक शब्दों को सही क्रम में रखने पर ही सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस तो आपने बना लिया, लेकिन अगर कोई पूछता है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तभी आपके लिए दिक्कत की बात है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सेंटेंस के बारे में पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूं। आज का वीडियो लेक्चर यदि आपने पूरा देख लिया तो आप ये जान जाएंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस को हम ढूंढे कैसे, पहचाने कैसे, उनके बारे में और भी ज्यादा डीप नॉलेज कैसे रखें। तो आज के वीडियो लेक्चर को बिना स्किप किए हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं सेंटेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका होगा और आप जानते भी होंगे कि सेंटेंस कुल 5 प्रकार के होते हैं। जो नहीं जानते हो उनके लिए मैंने लिख दिया है कि सेंटेंस कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑब्जेक्टिव। अर्थात कुछ इन सेंटेंस के इन नामों को अगर आप एक वर्ड्स में जानना चाहें तो पहले प्रकार का सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट होता है, दूसरे प्रकार का सेंटेंस हमारा क्वेश्चन होता है, तीसरे प्रकार का ऑर्डर, चौथे प्रकार का सरप्राइज और पांचवें प्रकार का विश यानी कि इच्छा के रूप में बताया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक प्रकार के सेंटेंस को डिफाइन करते हुए उनके सभी एग्जाम्पल्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, लेकिन जिन्हें लिखना हो इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग असर्टिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस देखते हैं क्या है। उसके पहले असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वी नीड टू गिव सम फैक्ट्स और टू डिस्क्राइब इवेंट और थिंग्स वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव वी यूज एन असर्टिव सेंटेंस। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स ओनली ए स्टेटमेंट एंड असर्शन। असर्शन का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि किसी भी दृढ़ कथन को, दृढ़ता पूर्वक कोई भी बात अगर कही जा रही हो, विश्वास के साथ कोई बात कही जा रही हो, तो उसके लिए असर्शन का प्रयोग होगा। तो एन असर्शन एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप। अर्थात इसमें हमें उन घटनाओं का जिक्र करना रहता है इस वाक्य के माध्यम से कि जिसमें कोई भी बात हमें दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करनी हो चाहे अस्वीकार करनी हो। कोई घटना अगर हमें बतानी है, वो घटना के बारे में, इन सबको अगर व्यक्त करना है शब्दों के माध्यम से, तो हमें असर्टिव सेंटेंस की आवश्यकता होती है। और ये असर्टिव सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। ये इस सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने लिखा दी है, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद कुछ असर्टिव सेंटेंस की हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको लिखाते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने से पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लगभग सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट कर दिए हैं जो असर्टिव सेंटेंस के हो सकते हैं। और इसके बाद और इन सब के बारे में हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें आप नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज है, कुछ नीचे की तरफ से आ रहा है मॉडल मॉडल मॉडल, इससे कि रूल नंबर 7 से लेके 10 तक के बीच में ये 4 जगह पर आपको मॉडल लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर मॉडल लिखा हुआ मिल रहा तो कंफ्यूज मत होइए। मॉडल वर्ब का मतलब वो होता है जिससे कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, ये सारे वर्ब जो ऐसे इस टाइप के वर्ब आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से अदर दिखाई देते हैं, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं। और इन मॉडल वर्ब के साथ इन सब का यूज किया जाता है। जैसे इसमें जो कुछ लिखा गया है ये मॉडल वर्ब के बारे में ही लिखा गया है। अब हम इसके बाद अगली स्लाइड में कुछ इनके एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए इसे आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने जो पिछली स्लाइड में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखाया था उससे संबंधित कुछ एग्जांपल लिए हैं, जिसमें ये तो एग्जांपल नॉर्मल एग्जांपल हो गए, लेकिन ये आपका मॉडल वर्ब का एग्जांपल है जिसमें मैंने मॉडल का यूज करवाया था। ये मॉडल वर्ब का एग्जांपल है। क्लियर?
ये मॉडल वर्ब का एग्जांपल है। तो आप लोगों को ये इस सेंटेंस से, इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और सेंटेंस को किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके उसे पहचाने जा सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर असर्टिव सेंटेंस के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां हमारा असर्टिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव पार्ट है वो खत्म होता है और इसके बाद असर्टिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट जिसे हम निगेटिव कहते हैं, जिसमें किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को अस्वीकार किया जाता है या नो स्टेटमेंट कहते हैं। इस स्टेटमेंट में दो प्रकार के स्टेटमेंट इनको कहा जाता है। एक होता है यस स्टेटमेंट, यस स्टेटमेंट, दूसरा होता है नो स्टेटमेंट। अर्थात एक में घटना या किसी भी तथ्य को स्वीकार किया जाता है, दूसरे में अस्वीकार किया जाता है। तो स्वीकार करने वाले जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर थे वो आपको लिखा है और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लिखा है। आशा है जो यस स्टेटमेंट से संबंधित मैंने आपको जो एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नो स्टेटमेंट की तरफ और नो स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से होता है। निगेटिव सेंटेंस जैसा कि नॉर्मली सेंटेंस आप लोग देखते होंगे कि किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनका प्रयोग करने मात्र से ही सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है, उसमें हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और कहीं कहीं सेंटेंस में हमें किसी नाउन के पहले अगर नो शब्द का प्रयोग हो जाए तो वो सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है, वहां भी हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसे आप, इन रूल्स को आप लिख लीजिए और इसके बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस, ये रूल्स हमको अच्छी तरीके से और भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इन्हें आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, वहां पे पिछली स्लाइड में लिखाए गए तीनों जो रूल लिखाए गए हैं उन रूल से संबंधित ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। जैसे पहले रूल में मैंने क्या बताया था कि किसी भी सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग कर दिया जाए तो सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करने मात्र से ही सेंटेंस हमारा निगेटिव बन जाता है। वो वर्ड्स हैं जैसे नेवर हुआ और सेल्डम हुआ, इनका प्रयोग करने से ही हमारा सेंटेंस निगेटिव बन जाता है, यहाँ पे हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरे रूल के अंतर्गत मैंने बताया था कि जब किसी नाउन के पहले अगर नो का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे नो मनी, नो पेशेंस, तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव बना देता है, यहाँ भी हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है असर्टिव सेंटेंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और असर्टिव सेंटेंस जब क्लियर होता है तो हम लोग दूसरे टाइप के सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको एक शब्द में अगर कहना चाहें तो इसे हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? जैसे कि एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसका उत्तर हमें खाली हाँ या ना में देने से सेंटेंस को आंसर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और एक सेंटेंस हमारा इस प्रकार से होता है जिसको हमें उत्तर देने के लिए उसमें एक स्टेटमेंट बोलनी पड़ती है और तब उसका आंसर कंप्लीट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो ये दो प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनको आइए चलते हैं अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे किस सेंटेंस को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि जब हमें किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता होती है, जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, जब हम किसी से कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आवश्यकता होती है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है अंत में क्वेश्चन मार्क, जो ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है। अर्थात अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया तो सेंटेंस हमारा पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस और WH टाइप क्वेश्चंस। ये आपकी सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर अगली स्लाइड में इसके बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं।
अब आपको ये जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यूज किए जाते हैं वो सेंटेंस में किस रूप में आते हैं। तो चलिए पहले उन्हें जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस रूप में यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। तो स्टूडेंट्स, इस नियमानुसार यस नो टाइप क्वेश्चन को हमें जब फॉर्म करना होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन को जो हमें लिखना होता है, तो उसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसको सेंटेंस में सबसे पहले प्रयोग करना रहता है। और सेंटेंस में जब भी जो भी इंग्लिश में होती है, जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, वो कुल 24 प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिनको मैंने आपके लिए यहाँ नीचे लिख दिया है कि देखिए 24 प्रकार की ऑक्सिलरी वर्ब होती है, कुल यही ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। और इन्हीं को ही हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले लिखकर सेंटेंस को हम यस नो टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इस नियम को नोट कीजिए, फिर इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमारा जो ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये सारे सब इसमें अदर वर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर आपने देखा कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रखना पड़ता है, उसके बाद फिर अन्य शब्दों को लिखना पड़ता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं कि इसमें देखिए कि पहले आपको इज ऑक्सिलरी वर्ब मिल रहा है, फिर दैट योर पेन, फिर यहाँ पे डू ऑक्सिलरी वर्ब पहले मिल रहा है, यू रीड एनी न्यूज़पेपर, फिर यहाँ पे डज ऑक्सिलरी वर्ब मिल रहा है, ही वॉक इन द मॉर्निंग, फिर विल मिल रहा है, ही पास इन द एग्जामिनेशन, और फिर कैन मिल रहा है, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब हुआ धारा प्रवाह, फ्लुएंटली का मतलब धारा प्रवाह होता है। इसको हम लिखे दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, धारा प्रवाह। क्लियर? यहाँ पे आपको यस नो टाइप क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल मिल गए। आशा है कि यस नो टाइप क्वेश्चन को जो अभी जितना मैंने समझाया है वो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन वर्ड जिनमें कि डब्ल्यू फैमिली के वर्ड्स आते हैं, उनको देखते हैं कि वो किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में बताया जाता है कि मुख्यतः 9 प्रकार के क्वेश्चन वर्ड होते हैं और इन क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग कहाँ पे सेंटेंस में और किसके लिए किया जाता है, ये मैंने एक एक करके सबका लिख रखा है। अभी फिलहाल इस स्लाइड में आपको 5 ही मिल रहा है और बाकी के 4 मैं आपको अगली स्लाइड में देता हूं। तो पहला है हमारे पास हु का अर्थ होता है कौन या किसको। इसका प्रयोग पर्सन यानी व्यक्ति के लिए किया जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, फाइंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म दोनों को पता लगाने के लिए हु का प्रयोग करते हैं। क्लियर? फिर आता है दूसरा सेंटेंस, हमारा दूसरा वर्ड हमारा आता है हुम, जो कि एक हमारा प्रोनाउन है। हु भी प्रोनाउन है, हुम भी प्रोनाउन है और हुम का भी प्रयोग पर्सन के लिए होता है, लेकिन इसका जो पता लगाने के लिए, केवल ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए हुम का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है किसको। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं हुज की तरफ। हुज क्या है हमारे पास? हुज हमारा प्रोनाउन भी है और हुज हमारा एडजेक्टिव भी है। तो और इसका जो प्रयोग होता है फॉर पोसेशन, मतलब अधिकार दिखाने के लिए होता है। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, तो इसका प्रयोग हम लोग अधिकार दिखाने के लिए करते हैं और इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका अर्थ होता है किसका। क्लियर? फिर आते हैं अगले वर्ड की तरफ जिसका है व्हाट। व्हाट जो है हमारा प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है और इसका फॉर थिंग्स यानी वस्तुओं के लिए किया जाता है इसका प्रयोग और इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ होता है क्या या कौन सा। क्लियर? फिर 5वां वर्ड हमारे पास है व्हिच। व्हिच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है और इसका प्रयोग वहां पे होता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए, लेकिन जब द चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जब चुनाव प्रतिबंधित हो, कुछ ही चीजों के बीच में चुनाव करना हो, तब हम लोगों को व्हिच का प्रयोग करना रहता है। तो और इसका भी पता सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगाने के लिए किया जाता है और इसका अर्थ भी होता है कौन सा, यानी कि जब चुनाव प्रतिबंधित नहीं है तो हम लोग कौन सा के लिए व्हाट का प्रयोग कर लेंगे और जब हमारा सिलेक्शन, हमारी जो चॉइस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि कुछ सीमित चीजों के बीच में सिलेक्शन करना है, तो वहां पे हम लोग व्हिच का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 9 वर्ड्स पूरे हो गए।
जो कि WH टाइप के क्वेश्चन के बेसिक वर्ड्स होते हैं, जिसमें छठवां वर्ड है हमारा वेयर। ये हमें स्थान पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कहाँ। फिर हमारा आता है व्हेन भी एडवर्ब है, वेयर भी एडवर्ब है, व्हेन भी एडवर्ब है। और एडवर्ब का व्हेन का प्रयोग हम लोगों को समय का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसका अर्थ होता है कब। अब फिर आते हैं 8वें वर्ड की तरफ, व्हाई। ये भी एडवर्ब है हमारा, और व्हाई का प्रयोग हम लोग कारण पता लगाने के लिए करते हैं कि व्हाई मतलब ये चीज क्यों हुई, तो इसका हम रीजन पता लगाने के लिए करते हैं, तो व्हाई का प्रयोग हम लोग रीजन के लिए करते हैं, इसका अर्थ होता है क्यों। और इसके बाद आता है हाउ एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, और इसका प्रयोग हम लोग किसी कार्य को करने की शैली पता लगाने के लिए करते हैं, किसी कार्य को करने का तरीका पता लगाने के लिए करते हैं, और इसका अर्थ होता है कैसे। लेकिन इन 9 बेसिक वर्ड्स जो मैंने लिखाए हैं, 9 बेसिक वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड के, तो उन 9 बेसिक वर्ड्स के अतिरिक्त भी 9 और बेसिक वर्ड होते हैं जिनका प्रयोग जो WH क्वेश्चन में किया जाता है। तो चलिए उन्हें देखते हैं कि वो कौन कौन से 9 वर्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, इन WH फैमिली के 9 रत्नों के अतिरिक्त और भी हमारे पास कुछ और फैमिली मेंबर हैं, जिनको भी आप लोग जान लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले हमारे जो फैमिली मेंबर आते हैं हाउ मैनी, और इसका जो हाउ मैनी आता है इसका प्रयोग हम लोग नंबर यानी संख्या का पता लगाने के लिए करते हैं, इसका अर्थ होता है कितना। फिर आता है हमारा हाउ मच का प्रयोग हम लोग क्वांटिटी यानी मात्रा का पता लगाने के लिए करते हैं, और इसका अर्थ होता है कितना। अब अगले फैमिली मेंबर जो है, अगला वर्ड जो हमारे इस फैमिली का है वो हाउ फार का प्रयोग हम लोग डिस्टेंस पता लगाने के लिए करते हैं कि कितनी दूरी तक और क्या होगा, इसका अर्थ होता है कहां तक कितनी दूर, यानी डिस्टेंस पता लगाने के लिए हाउ फार का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास अगले शब्द की तरफ, इसका अर्थ होता है हाउ लॉन्ग। अब हाउ फार का प्रयोग अगर हम डिस्टेंस पता लगाने के लिए करते हैं तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग हम लोग डिस्टेंस के लिए नहीं करते हैं। हाउ लॉन्ग का प्रयोग हम लोग समय अवधि पता लगाने के लिए करते हैं। समय अवधि मतलब उस टाइम ड्यूरेशन को पता लगाने के लिए करते हैं कि कितना टाइम ड्यूरेशन किसी चीज में अभी तक रिमेन है, कितना बचा हुआ है। तो इसका प्रयोग हम लोग टाइम ड्यूरेशन पता अवधि पता लगाने के लिए करते हैं, इसका अर्थ होता है कब तक। क्लियर? चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर इसमें बचे हुए और वर्ड्स को मैं आपको लिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुल 4 वर्ड्स के अतिरिक्त कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा होता है हाउ ऑफन का मतलब हुआ, इसका प्रयोग हम लोग फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए करते हैं, आवृत्ति पता लगाने के लिए करते हैं। आवृत्ति का मतलब कोई भी चीज जब बार बार घटित होती है तो उस बार बार की जो संख्या होती है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए आवृत्ति पता लगाने के लिए करते हैं, इसका अर्थ होता है कितनी बार। सेम इसी तरह हाउ मेनी टाइम्स का भी प्रयोग किया जाता है, हाउ मेनी टाइम्स का भी प्रयोग हम लोग फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पता लगाने के लिए करते हैं। फिर आ जाते हैं अगले वर्ड की तरफ, जिसका है एट व्हाट टाइम का प्रयोग हम लोग एग्जैक्ट समय पता लगाने के लिए करते हैं, कोई निश्चित समय पता लगाने के लिए करते हैं, और इसका अर्थ होता है किस समय। फिर आते हैं एट व्हाट प्लेस। अब इसका प्रयोग हम लोग एक निश्चित स्थान पता लगाने के लिए करते हैं, एग्जैक्ट प्लेस पता लगाने के लिए करते हैं, और इसका अर्थ होता है किस जगह। फिर हम आ जाते हैं व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ। इन तीनों का प्रयोग हम लोग वैरायटी पता लगाने के लिए करते हैं। वैरायटी मतलब इस किस्म पता लगाने के लिए करते हैं कि किस किस्म का से कोई भी खतरा है तो किस प्रकार का खतरा है, या फिर कोई भी अच्छी चीज है तो किस प्रकार की वो अच्छी चीज है, इसका अर्थ होता है किस प्रकार का या किस तरह का। इस तरीके से जो क्वेश्चन वर्ड है यानी WH फैमिली के जो वर्ड्स है वो इस प्रकार से यहाँ 11 और वो 9 कुल मिला के 20 वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव बनाने में मदद करते हैं। चलिए इन्हें आप नोट कीजिए और फिर आगे चल के अगली स्लाइड में इनके कुछ और रूल्स को जानते हैं। तो WH वर्ड्स का यूज करने के पहले नियमानुसार कि जब हमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता लगाने की आवश्यकता होती है, किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पता लगाना है तो उससे संबंधित क्वेश्चन वर्ड्स को हमें सबसे पहले लगाना रहता है। अब उससे संबंधित क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं वो मैं आपको पिछले 1-2 स्लाइड के पहले आपको लिखा चुका हूं कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो किससे संबंधित होता है, यानी कौन सा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट से संबंधित होता है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है, या कौन सा क्वेश्चन वर्ड हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से संबंधित रखता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पता लगाना है
तो सब्जेक्ट पता लगाने वाले ही क्वेश्चन वर्ड हम लोग आगे इसमें लगाएंगे और सेंटेंस को क्वेश्चन बना लेंगे। और फिर चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए क्या करना रहता है। देखिए, पहले नियम में मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको नहीं लिखाया था कि यह है सेंटेंस स्ट्रक्चर कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्योंकि इसमें जब हमें सब्जेक्ट पता लगाना होता है, सब्जेक्ट ही नहीं होता है, तो इसमें हमें कुछ ऐसे ही वर्ड्स का यूज करना रहता है कि इनके बाद सीधे हमें वर्ब का यूज कर देना रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हुज बुक्स आर दीज। अब यहाँ पे हुज सब्जेक्ट के पता लगाना है, बुक्स तो ये ऑब्जेक्ट है ही। फिर उसके बाद है हु इन्वाइटेड द टेलीविजन। तो अब यहाँ पे आपको जो मिलता है ये इन्वाइटेड, ये सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे हमें मेन वर्ब मिल जाती है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जिस वर्ड से हमें ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए बताया गया है उसी वर्ड्स को हमें यहाँ पे यूज करना रहता है। और इसका स्ट्रक्चर हमें ये मिलता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट तो होता ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट। अब से व्हाट डिड दे ईट, अब इसमें ऑब्जेक्ट पता लगाना है कि उन्होंने क्या खाया, या तू क्या कहते हैं, तुमने क्या खाया। Whom do you like most, तुम किसे पसंद करते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमें उन्होंने या तुम मिल ही गया, लेकिन जब जो क्या कहते हैं क्या खाया यानी ऑब्जेक्ट पता लगा रहे हैं, किसे पसंद करते हो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगा रहे हैं। क्लियर, ये दोनों रूल आप, उम्मीद है कि दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इन्हें आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जो रूल्स थे, रूल्स वही थे जो मैंने आपको पिछली स्लाइडों में लिखा दिए हैं कि वेयर का प्रयोग समय जगह का पता लगाने के लिए किया जाता है। नहीं, वेयर डू यू लिव, स्थान का पता लगाने के लिए वेयर का प्रयोग किया जा रहा है। वेयर आर यू गोइंग, ये भी स्थान का पता लगाने के लिए किया जा रहा है वेयर का प्रयोग। और व्हेन का प्रयोग हम क्या बताए थे, व्हेन का प्रयोग मैंने आपको बताया है कि व्हेन का प्रयोग समय का पता लगाने के लिए किया जा रहा है कि व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डज ही बर्थडे फॉल, कि उसका जन्मदिन कब पड़ता है या वो कब उठता है, ये समय का पता लगाने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। फिर आ जाता है व्हाई का प्रयोग। व्हाई का प्रयोग हमने आपको बता रखा है कि व्हाई का प्रयोग कारण पता लगाने के लिए किया जाता है, रीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे व्हाई वाज ही लेट, वो उसे देर क्यों हुई, तो कारण पूछा जा रहा है कि तुम्हें उसे देर क्यों हुई। या फिर व्हाई आर यू एंग्री, तुम क्यों क्रोधित हो, तुम्हारे क्रोध का कारण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाई का प्रयोग हम लोग रीजन का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। और हाउ का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि हाउ का प्रयोग किसी कार्य को करने का तरीका पता लगाने के लिए किया जाता है, किसी रास्ते को जानने के लिए पता किया जाता है, या किसी के स्वास्थ्य को जानने के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस आपको बता रहे हैं कि हाउ डू यू स्टार्ट द कार, ये तरीका पूछ रहे हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है। हाउ डिड ही कम हियर, वो यहाँ कैसे आया, ये रास्ता जानने के लिए किया जा रहा है। तो हाउ का प्रयोग यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए, फिर इसके बाद जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनके एग्जांपल मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। अभी कुछ एग्जांपल्स और हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड पे आधारित हैं। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू वांट, हाउ मच मतलब मात्रा जानने के लिए किया जा रहा है। हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट, यहाँ संख्या जानने के लिए कह रहा है। हाउ फास्ट डज ही रन, हाउ का प्रयोग यहाँ पे वो तरीका जानने के लिए किया जा रहा है। हाउ फार का प्रयोग यहाँ पे दूरी जानने के लिए किया जा रहा है। हाउ लॉन्ग का प्रयोग यहाँ पे समय जानने के लिए किया जा रहा है। हाउ ऑफन का प्रयोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जानने के लिए किया जा रहा है, आवृत्ति की, मतलब तुम ठंडी में कितनी बार चाय पीते हो। हाउ मेनी टाइम्स का प्रयोग भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जानने के लिए किया जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ, इसमें इसका जो तुम्हारी वैरायटी है, किस्म है, उसको जानने के लिए किया जा रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ मूवी डू यू मोस्टली वॉच। या फिर व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, व्हाट टाइप का भी प्रयोग यहाँ पे वैरायटी जानने के लिए किया जा रहा है कि तुम्हें किस प्रकार के लोग पसंद है। क्लियर, तो चलिए इन्हें आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस के अनुसार ये अगला सेंटेंस हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम एक ऑर्डर के नाम से जानते हैं, और ये सेंटेंस कहता भी है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोविजन वी यूज इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात इस नियम के अनुसार जब हम कोई आदेश कर देते हैं, कोई आग्रह करते हैं, कोई सलाह देते हैं, या कहीं पर किसी चीज की मनाही दे करते हैं,
तो वहां पे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा होता है यू होता है, और यू वहां पे अंडरस्टूड रहता है, अर्थात वहां पे यू छिपा रहता है, लेकिन उसका भाव हम लोगों को समझना रहता है कि वो हमारा वहां पे यू मिल रहा है। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। कम ऑन टाइम मतलब समय पर आओ, हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करो, नेवर टेल ए लाई कभी झूठ मत बोलो, डोंट प्लग द फ्लावर्स कभी फूल मत तोड़ो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ऑर्डर ग्रुप में मिलेगी। जैसे कि आपको कहा जाएगा सिट डाउन, ऑर्डर दिया गया बैठ जाओ। फिर आपको मना किया गया डोंट गो देयर, यहां पे आपको मनाही की गई डोंट गो देयर। फिर कहा गया प्लीज गिव मी योर पेन, यहां पे आपसे रिक्वेस्ट की गई। या फिर आपसे कहा जा रहा है कि नेवर अब्यूज एनीवन, यहां आपको सलाह दी जा रही है कि कभी किसी को गाली मत दो। तो इस टाइप के सेंटेंस आपको मिलते रहेंगे, और इस टाइप के सेंटेंस आपको जहां भी मिल जाए आप क्लियर जा रहे हैं कि वहां पे हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इन एग्जांपल्स को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगले सेंटेंस को जानने की कोशिश करते हैं। अगले सेंटेंस के अनुसार अगला सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग विश के नाम से भी जानते हैं, इच्छा के नाम से जानते हैं। सेंटेंस भी यही कहता है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर, कर्स टू समवन यूज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, उसे प्रार्थना करते हैं या उसके लिए दुआ देते हैं या उसे हम लोग अभिशाप देते हैं अर्थात बद्दुआ देते हैं, इन सब को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ती, जिन वाक्य की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। और इन चीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन का मार्क सेंटेंस के लास्ट में अवश्य मिलेगा। और मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में किया जाता है। खाली अंतर इतना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी मे का प्रयोग करते हैं तो वहां पे प्रार्थना या आज्ञा के लिए करते हैं कि आज्ञा देनी हो या आज्ञा लेनी हो, तो वहां पे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंत में क्वेश्चन मार्क मिलता है, जबकि जब हम लोग ऑप्टेटिव में मे का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम लोग किसी की प्रार्थना के लिए, किसी के प्रति प्रार्थना के लिए, किसी के लिए अपनी शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए करते हैं, और लास्ट में उसके हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है। ये बात क्लियर हुई? चलिए इस रूल्स को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके, जिससे आपको और अच्छी तरीके से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बताते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे प्रार्थना की जा रही है मे सक्सेस योर फीट, यहाँ पे आप किसी के लिए शुभेच्छा कर रहे हैं कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। यहाँ पे मेनी मेनी रिटर्न ऑफ द डे, यहाँ पे भी आप अपनी शुभेच्छा ही बता रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब अगला सेंटेंस है गो टू हेल, यहाँ पे कर्स दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, बद्दुआ दी जा रही है कि नरक में जाओ। तो यहाँ पे भी ये सबके लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, अर्थात ये सारे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर अगले सेंटेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आखिरी सेंटेंस है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा सरप्राइज होता है, और सेंटेंस भी यही कहता है कि व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सॉरो, जॉय, एंगर, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, हेटर्ड etc. वी यूज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब हम किसी के प्रति आश्चर्य, दुख, शोक, हर्ष या पश्चाताप या घृणा ऐसी कोई भावना को जब हमें व्यक्त करना होता है तो हम लोग वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे जो होते हैं हाउ से या व्हाट से आरंभ होते हैं, और हाउ से आरंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ हाउ के बाद हमें सीधे एडजेक्टिव मिल जाता है। व्हाट से आरंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ हम लोगों को व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलता है। चलिए इस नियम को आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद कुछ इसके एग्जांपल लेके इसे और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जांपल हैं
जिन्हें आप पढ़िए और समझिए और साथ ही साथ इनको नोट भी कर लीजिए। तो आप इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है अब खत्म होता है और आशा है इसमें जितने भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने बताए हैं, जितने भी प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, वो सभी के सभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आपको उसको समझने में बहुत आसानी हुई होगी। और यदि कोई चीज़ है इसी की जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने क्वेरी को छोड़िए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा और फिर अगला वीडियो लेक्चर शुरू करूंगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ भी सीखा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और जो मेरे पुराने नए दर्शक हैं और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर आपको हमेशा मिलते रहेंगे और हमेशा ही आप मेरे वीडियो लेक्चर से लाभ पाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन में ऑल जब नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट करेंगे तो मेरे वीडियो लेक्चर जैसे ही पब्लिश होंगे, जैसे ही अपलोड होंगे, वो सबसे पहले आप तक पहुँच, तो आप उनको देखकर उनका लाभ पा सकेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद अवर चैनल, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो lecture. Keep watching, keep learning, take care. Thank you and bye.